नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल 6 अप्रैल को जब हमने यह खबर ब्रेक की थी, पहली ये एनालिसिस हमने दी थी कि अमेरिका जो ईरान के अंदर घुसा था वो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, वो किसी पायलट को बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं था, वो दरअसल ईरान की जमीन पर उतरने का प्लान था और ईरान से यूरेनियम चुराने का प्लान था। इसीलिए इस्फहान तक ये लोग गए थे। तब कई लोगों को लगा था कि यह बढ़ चढ़ के बोलने वाली बात है, लेकिन दोपहर होते होते ईरान के प्रवक्ता ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया, कहा कि ये जो जहाज आए थे, ये जो लोग आए थे, ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। 155 एयरक्राफ्ट एक आदमी को बचाने के लिए नहीं भेजे जाते हैं, यूरेनियम चुराने का प्लान था। और उसके बाद जब रात को 10 बजे और 11 बजे दुनिया भर के अखबार और दुनिया भर के एनालिस्ट इस बात को कर रहे थे, तो आप सोचिए कि हम उसके कई कई घंटे पहले, यानी दोपहर में 1 बजे जो हमने वीडियो रिलीज किया था, उसमें वो बात हमने पहले ही कह दी थी। तो टीसीएच ने जो ये खुलासा किया था, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमारे खुलासे को वो लोग कोट कर रहे थे, लेकिन टीसीएच ने, मैंने यहां बैठकर, हमारी टीम ने जो एनालिसिस की थी, वो 4 घंटे बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं और सारी दुनिया के अखबार उसको दोहराते हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है कि बड़ी बड़ी बातें, ये गिर गया, वो गिर गया, ये हार जाएगा, वो हार जाएगा करने की जगह अपने व्यूअर्स को हमने हमेशा बैलेंस एनालिसिस देने की कोशिश की है। ऐसी एनालिसिस देने की कोशिश की है जो बाकायदा फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो। और इसीलिए कल हमारी एनालिसिस जब सही साबित हुई तो हमको खुशी हुई कि व्यू भले हमें कम मिलते हों, लेकिन सही बात हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। खैर, अपनी इस साजिश में बुरी तरह से नाकाम होकर अमेरिका को वापस लौटना पड़ा है। और कल जब अमेरिका का जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो वो ये कह रहा था कि हर वो ईरानी जिसके पास छोटी सी भी बंदूक थी, वो हमारे ऊपर गोलियां चला रहा था। उनके समझ में आ गया होगा कि ईरान की जमीन पर पैर रखने का क्या मानी होगा। केवल ईरानी आर्मी से नहीं लड़ना होगा, ईरानी आर्मी ने भी 40,000 से बड़ी स्पेशल फोर्स तैयार करके रखी है कि अगर इनकी स्पेशल फोर्स आएगी तो तुर्की ब तुर्की मुकाबला होगा, जबरदस्त मुकाबला होगा। लेकिन केवल उस फोर्स से इनको मुकाबला नहीं करना है, इनको ईरान के हर बच्चे से, हर बूढ़े से, हर शहरी से, हर औरत से, हर पहाड़ से, हर नदी से, सबसे मुकाबला करना है। और पहली बार इस साजिश में फेल होने के बाद अमेरिका को बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा कि यह मुकाबला करना आसान नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक शिकायत है आपसे, आप लोग वीडियोस तो लगातार देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे अगले वीडियो छूट जाएंगे आपके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ा आसान सा काम है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा लीजिए। कल जो ट्रंप ने लगातार बयानात दिए और जो कल ट्रंप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जिसमें उसने एक से एक बदतमीजी भरी बातें की, तमीज जिसके पास नहीं हो वो सिर्फ बदतमीजी कर सकता है, उसका कहीं कोई मान ही नहीं है। उसने बहुत सारी बातें की कि 48 घंटे में हम ये कर देंगे, कल की शाम एक बार में हम पूरे ईरान को साफ कर सकते हैं, और वो कल की रात हो सकती है। यानी आज जब मैं आपसे 7 अप्रैल की बात कर रहा हूं, तो आज की रात इस तरह की चीज हो सकती है ईरान में बड़े हमले की। लेकिन ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि बड़ा हमला होगा तो वो क्या करेगा, और इसकी मिसाल आज ही मिली है। ईरान ने यह कहा था, आपको याद होगा, कि अब अगर हमारे किसी सीनियर ऑफिसर को मारा गया तो एक सीनियर ऑफिसर के बदले हम एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उड़ा देंगे अमेरिका से जुड़ा हुआ। कल ईरान के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनकी हत्या हुई थी, उनको मारा गया था। और उसके तुरंत बाद जो वहां के ब्रिगेडियर जनरल हैं माजिद मुसावी, उन्होंने कहा कि फायर डोमिनो हम लॉन्च कर रहे हैं। अब हम यूएस से जुड़ी हुई, अमेरिका से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, और खास तौर पर अरब वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनके ऊपर हमला करेंगे। और यह बात सिर्फ जबानी नहीं रह गई। सऊदी में अल जुबैल करके जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अमेरिकन प्रॉपर्टीज हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर जबरदस्त हमला हुआ है। जाहिर है पूरी खबर बाहर नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें और जो बातें समझ में आ रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अल जुबैल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, उन पर जबरदस्त हमला हुआ है और जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुवैत के अंदर जो अल उदैसी बेस है अमेरिका का, उसकी तो सैटेलाइट पिक्चर्स भी आई हैं। जबरदस्त हमला हुआ है और बुरी तरह से उसको नुकसान पहुंचाया गया है। हाइफा के अंदर, इजराइल में हाइफा के अंदर जबरदस्त हमला हुआ है, जिसमें
4 लोग मारे गए हैं, एक पूरा मकान, एक पूरा कॉम्प्लेक्स गिर गया था। उसकी लगातार तलाशी चल रही थी, उसके खंडहर से लगातार लोगों को निकालने की कोशिश चल रही थी। और चूंकि इंटरनेशनल मीडिया वहां पर था, इसलिए इजराइल छुपा नहीं पाया कि वहां से 4 लाशें निकली हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। यह मैंने आपको बताया ही था कि वहां पर एक ड्रोन की इंडस्ट्री पूरी तरह से उड़ा दी गई है और इजराइल में तेल अवीव में भी कई जगह बड़े हमले हुए। तो ईरान ने बहुत क्लियर किया है कि अगर बड़ा हमला ईरान के ऊपर होता है, अगर कारपेट बॉम्बिंग जैसी चीज होती है जिसमें ईरान के पावर प्लांट्स और इस तरह की चीजों को उड़ाया जाता है, तो बदले में ईरान भी उतनी ही चीजों को पूरे गल्फ में उड़ा देगा। एक मजेदार खबर छपी है जेरूसलम पोस्ट में, और जेरूसलम पोस्ट के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यह इजरायली गवर्नमेंट का बहुत करीबी अखबार है। जेरूसलम पोस्ट की यह खबर यह बताती है कि रशिया ने ईरान को इजराइल के पावर प्लांट्स का बहुत शानदार नक्शा बनाकर दे दिया है। यानी इजराइल के पावर प्लांट्स कहां कहां हैं, कैसे कैसे हैं, यह बहुत क्लियर बता दिया है, एकदम लोकेशन के साथ। अब देखिए इसका मानी क्या है, इसको समझिए, यही समझना पड़ता है। खबर तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन इसके आगे समझने वाली बात होती है। इजराइल कहीं से बिजली नहीं खरीदता, इस बात को नोट कीजिए। इजराइल अपनी सारी बिजली खुद बनाता है। अब सारी बिजली खुद बनाना अच्छा लग सकता है कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब ईरान के पास इजराइल की बिजली प्रोडक्शन का पूरा नक्शा है कि कहां कहां क्या क्या होता है, कहां से कितनी बिजली बनती है, कहां क्या लगा है, कहां डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लगा, यह सब कुछ जब पता है ईरान को, और इजराइल बाहर से बिजली नहीं खरीदता है, तो अगर किसी एक जगह पर भी सही हमला हो गया, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर ही हमला हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या है, बिजली वहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। बाहर से आप खरीद नहीं रहे और आपका जो प्लांट है उसमें कहीं एक जगह भी हमला हो गया, इसका मतलब इजराइल में लाखों लोग अंधेरे में डूब जाएंगे। तो बहुत क्लियर सी बात है कि अगर तेहरान में अंधेरा होगा, कुम में अंधेरा होगा, ईरान के अंदर अगर अंधेरा होगा, तो तेल अवीव में भी अंधेरा होगा, हाइफा में भी अंधेरा होगा, डिमोना में भी अंधेरा होगा, इजराइल के अंदर भी अंधेरा होगा। ईरान तो फिर भी बहुत बड़ा है, सारे प्लांट्स की बातें ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन सारे प्लांट खत्म नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ईरान ने पहले से अलग अलग जगहों पर प्लांट बनाए हैं, कोई एक ही प्लांट से पूरे ईरान को बिजली नहीं जाती, लेकिन इजराइल में तो एक ही प्लांट से सारे इजराइल को बिजली जाती है। और उस प्लांट को अगर नुकसान पहुंचा दिया जाएगा तो हफ्तों इजराइल में अंधेरा रहेगा। ईरान ने यह बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि वो ये करेगा और वो ये कर सकता है। अब रहा सवाल कि रशिया मदद कर रहा है, जिस पर हाय तौबा मचाई जा रही है, तो भैया इजराइल की तो पहले दिन से अमेरिका मदद कर रहा है। आप देखिए, हूथी के बारे में कहा जाता है ईरान सपोर्टेड या ईरान स्पॉन्सर्ड, हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है ईरान स्पॉन्सर्ड। कभी इजराइल को अमेरिका स्पॉन्सर्ड क्यों नहीं कहा जाता है? इजराइल तो आज मुल्क है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका उसके सपोर्ट में है। अगर अमेरिका और ब्रिटेन उसके सपोर्ट में नहीं होते तो वो आज मुल्क ही नहीं होता। तो इजराइल जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट देश है, उसको अमेरिका स्पॉन्सर्ड क्यों नहीं कहा जाता? गजा में हमास के खिलाफ इजराइल की मदद ब्रिटेन भी कर रहा था, फ्रांस भी कर रहा था, इटली भी कर रहा था, जर्मनी भी कर रहा था, अमेरिका भी कर रहा था। तो ईरान को इजराइल के खिलाफ अगर रशिया ने मदद पहुंचाई है तो क्या दिक्कत है? और आप देखिए रशिया बहुत तरीकों से मदद पहुंचा रहा है। आप नक्शा देखेंगे तो आपको कैस्पियन सागर जरा ढूंढना पड़ेगा। ईरान के नॉर्थ में और रशिया के साउथ में आपको कैस्पियन सी मिलेगा। और ये जो कैस्पियन सी है, इसकी खूबी यह है कि इसमें जो आसपास मुल्क हैं, तुर्कमेनिस्तान है, रशिया है, ईरान है, ये जो 3-4 आसपास मुल्क हैं, इनके अलावा किसी और मुल्क की जहाज वहां पर नहीं जा सकती। अब कहा यह जा रहा है कि इसी वे से ईरान ने पहले रशिया को काफी हथियार पहुंचाए हैं यूक्रेन के खिलाफ, और अब यह कहा जा रहा है कि इसी समुंदर के रास्ते का इस्तेमाल करके, जिस पे अमेरिका या ब्रिटेन या किसी और का कंट्रोल नहीं है, रशिया की जहाजें ईरान में ड्रोन और दूसरे हथियार लेकर आ रही हैं। यहां तक कि चाइना भी इस रूट का इस्तेमाल कर रहा है, वो रशिया पहुंचा रहा है और रशिया से ईरान पहुंच रहा है। क्यों ना मदद करे भाई? आपको अगर हर जगह से मदद मिल सकती है तो ईरान को मदद क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो ईरान को जाहिर तौर पर रशिया और चाइना से मदद मिल रही है, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं होती है, उसके लिए जो हिम्मत चाहिए वो ईरान ने लगातार दिखाई है।
और ईरान ने अपनी दोस्तियां बनानी शुरू कर दी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर लगातार चिल्ला रहे हैं अमेरिका और कुछ और मुल्क, खासतौर पर अमेरिका, इजराइल और यूएई का शोर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। लेकिन ईरान ने बाकायदा समझौते किए हैं और कई सारी एशियन कंट्रीज ने, खासतौर पर चाहे वो जापान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, इस तरह की जो एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने तो ईरान से समझौता किया है। अब किस आधार पर समझौता हुआ है ये हम नहीं जानते, फीस दी जा रही है या कुछ और है हम नहीं जानते, लेकिन इनकी जहाजें आराम से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आ रही हैं। फ्रांस की एक जहाज पास हुई है, रशिया और चाइना की जहाजें आ ही रही हैं। ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमने बंद ही नहीं किया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर बंद है तो वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल और इनके साथ जो लोग हैं उनके लिए बंद है। और इसीलिए जो बार बार बात की जा रही है समझौते की, ईरान ने जो शर्तें रखी हैं उसमें बहुत क्लियर यह है कि भाई पहली बात तो ये कि हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे, परमानेंटली जंग को खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि हमारा जो पैसा दबाकर तुम लोगों ने रखा है, ईरानियन प्रॉपर्टीज को जो सीज करके रखा है, वो तुमको खोलना पड़ेगा। हमारे एसेट जो दुनिया भर में हैं वो हमको देना पड़ेगा। वही मिलियंस और बिलियंस में है, उससे ही ईरान की इकॉनमी आराम से चल जाएगी। उसके बाद कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोलेंगे जब इस जंग का मुआवजा हमको दिया जाएगा। ये तीन शर्तें तो बहुत क्लियर हैं, बाकी ऊपर नीचे हुआ जा सकता है। मिसाइल पर हम कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन एटॉमिक बम हमको नहीं बनाना है, अभी तक नहीं बनाया, आगे भी नहीं बनाएंगे। तो एटॉमिक बम का जो तुम शोर मचा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। ये शर्तें ईरान ने रखी हैं। ईरान को यह लग रहा है, आईआरजीसी को यह लग रहा है कि ईरान का इस जंग में अपर हैंड है और इसीलिए वो अपनी शर्तों पर यह जंग रुकवाना चाहता है, ना कि अमेरिका की शर्तों पर झुककर जंग रुकवाने की कोई बात सुनने को वो तैयार है। इसीलिए चाहे पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया या चाइना ने प्रपोजल दिया, कोई भी प्रपोजल दे, ईरान का बहुत क्लियर है कि हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। अब इसका मानी क्या हो सकता है? ईरान अपनी शर्तों से पीछे अगर ना हटे, अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे ना हटे, तो यह जंग बहुत लंबी खिंच सकती है। इस जंग में जाहिर तौर पर ईरान का बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ईरान के साथ साथ नुकसान गल्फ कंट्रीज का भी होगा और उतना ही नुकसान, बल्कि उससे ज्यादा नुकसान इजराइल का होगा, जहां से अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। लगातार रोज तस्वीरें आ रही हैं, रोज वीडियोस आ रहे हैं, हम आपको रोज दिखा रहे हैं। उनकी हालत खराब होती दिखाई दे रही है, वहां अंदर विरोध होना शुरू हो गया है। आप सोचिए, पूरी दुनिया में जंग के खिलाफ कहीं जुलूस नहीं निकल रहा, लेकिन इजराइल के अंदर रोज जुलूस निकल रहा है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और उसके बाद अगले दिन फिर सैकड़ों लोग सड़क पर आ जा रहे हैं इस जंग की मुखालफत करते हुए और नेतन्याहू की मुखालफत करते हुए। तो ईरान में जो करने की कोशिश की गई थी वो तो इजराइल में होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए, ये धर्म का दावा करते हैं कि हम यहूदियों के लीडर हैं, हम यहूदियों के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के अंदर मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं और वहां पर कई कई सिनेगाग हैं। कल इजराइल ने अपने हमले में एक सिनेगाग को तोड़ दिया, एक सिनेगाग पर मिसाइल गिराई। ये यहूदी हैं और सिनेगाग गिरा रहे हैं। आप सोचिए, कोई हिंदू अगर मंदिर पर हमला कर रहा है तो वो अपने आप को हिंदू होने का दावा कैसे कर सकता है? कोई मुसलमान अगर किसी मस्जिद पर हमला कर रहा है तो वो खुद को मुसलमान कैसे कह सकता है? और कोई यहूदी अगर सिनेगाग पे हमला कर रहा है तो वो खुद को यहूदी कैसे कह सकता है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ना ये मुसलमान है, ना यहूदी है, ना ईसाई है, ये कोई नहीं है, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ जमीन की लूट और खून की प्यास पर पलने वाले ज़ायनिस्ट हैं जो यहूदियों का सिर्फ और सिर्फ बुरा कर रहे हैं। दुनिया भर के यहूदी इस बात को समझ रहे हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जेरूसलम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, जिन्होंने लिखा था कि दुनिया भर के यहूदी अगर चाहते हैं कि दोबारा होलोकॉस्ट ना हो तो उन्हें ज़ायनिस्ट टेररिज्म की मुखालफत करनी पड़ेगी। जो टेररिज्म बरसों से फैला कर रखा है, कभी किसी मुल्क में घुस जाना, कभी किसी मुल्क में घुस जाना, ये फाइनली यहूदियों के ही खिलाफ जाएगा, ये फाइनली इजराइल के ही खिलाफ जाएगा। तो फिलहाल खबर यह है कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। कल मैंने आपको बताया कि सऊदी के अंदर अल जुबैल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ है। अल उदैदी जो बेस है इनका
कुवैत में उस पर हमला हुआ है, हाइफा पर हमला हुआ है, तेल अवीव पर हमला हुआ है और इन सब में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ईरान ने बहुत क्लियर किया है कि अमेरिका की किसी शर्त पर हम झुकने वाले नहीं, अपनी शर्तों पर हम समझौता करेंगे और अपने दोस्त तलाशते हुए उसने बहुत सारे मुल्कों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है, जिसके चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हलचलें काफी बढ़ गई हैं। अब आगे क्या होता है, अमेरिका वाकई बड़ा हमला करता है या फिर कहीं बातचीत से मामला पहुंचता है, क्योंकि जमीन पर उतरकर अपनी जीत दिखाने या यूरेनियम चुराने का प्लान तो फेल हो चुका है। यह देखने वाली बात होगी, ये आगे क्या होता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसलिए आज की रात ट्रंप फिर से आकर कोई बकवास बयान देता है या फिर हमला करता है, यह देखना होगा। ईरान अपने तरीके से पूरा तैयार है और कोई भी हमला, कितनी भी बिल्डिंग को गिराकर ईरान को जीता नहीं जा सकता है। किसी भी मुल्क को जीतने के लिए आपको जमीन पर पैर रखने होते हैं। जिस पुल को इन लोगों ने गिराया था, उसके इंजीनियर ने कहा कि पुल तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन अमरीकियों को बेइज्जत करने का, उनको औकात में लाने का मौका शायद दोबारा ना मिले। ईरानी नेशन इस तरह से सोच रहा है और इसलिए ये तबाहियां, बर्बादियां इतिहास में बहुत देखी हैं। मंगोलों ने लूटा, पर्शिया को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। पर्शिया फिर से खड़ा हो गया, पर्शिया यानी ईरान फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन गल्फ कंट्रीज के लिए और इजराइल के लिए इस जंग के बाद दोबारा खड़ा होना आसान नहीं होगा और इस जंग के बाद अमेरिका दुनिया की सुपर पावर नहीं रह जाएगा, इतना तो बिल्कुल तय है। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बाकी अपडेट करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।